अमेरिका ईरान में अब क्या करने वाला है? अमेरिका कब तक होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी करता रहेगा? मिडिल ईस्ट में तनाव कब कम होंगे? क्या अमेरिका ईरान में कोई ग्राउंड ऑपरेशन करने वाला है? We have a plan because of the power of our military. मिडिल ईस्ट में तो तनाव पिछले कुछ महीनों से ही बढ़ा हुआ है, लेकिन ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल की भीषण जंग के बाद जब सीज फायर हुआ तो ऐसा लगा कि धीरे धीरे हालात अब सामान्य होंगे। लेकिन जंग से पहले जिस तरह के हालात थे वैसे हालात इस वक्त भी हैं। इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान ने बड़ा यू टर्न लेते हुए इस अहम समुद्री मार्ग को दोबारा बंद करने का फैसला किया है। इससे पहले ईरान ने इसे खोलने की घोषणा की थी, लेकिन अमेरिका के सख्त रुख को देखते हुए फिर से प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट अब फिर से सैन्य बलों के कड़े नियंत्रण में है और जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकाबंदी जारी रखेगा तब तक इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही काफी सीमित रहेगी। वहीं इस बीच रूस ने अमेरिका को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। रूस की सुरक्षा परिषद का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच हो रही बातचीत केवल दिखावा है, यानी इसके पीछे अमेरिका का असली मकसद ईरान के खिलाफ जमीनी हमले की तैयारी करना हो सकता है। रूस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में मध्य पूर्व में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है, जिसमें मरीन 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 1200 से ज्यादा सैनिक, डेल्टा फोर्स और 75वीं रेंजर रेजिमेंट जैसी एलीट यूनिट शामिल है। इसके साथ साथ मध्य पूर्व में लगातार अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। रूस की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ बातचीत का दिखावा करके अमेरिका मध्य पूर्व में अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ाता जा रहा है। गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट और ईरान के तटीय इलाकों के आसपास अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा भी तैनात है, जो मुख्य रूप से मध्य पूर्व में तैनात रहता है। इसका मुख्यालय बहरीन में है और ये फारस की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के लगभग 25 लाख वर्ग मील क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, तेल व्यापार के रास्तों को सुरक्षित रखने और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए जिम्मेदार है। 5वां बेड़ा दुनिया की सबसे शक्तिशाली और खतरनाक नौसैनिक ताकतों में से एक माना जाता है। इसमें परमाणु शक्ति से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक और पनडुब्बियां शामिल हैं। यह चूक हमला करने में सक्षम है। यह बेड़ा किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष में तुरंत हस्तक्षेप करने और दुश्मन की नाकाबंदी करने की क्षमता रखता है। यानी अमेरिका ईरान की चौतरफा घेराबंदी करने में जुटा हुआ है। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात, अमेरिका की ईरान नीति और दोनों पक्षों की बातचीत को लेकर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। मेरे विचार से सबसे बड़ी बात जो हुई है इस वॉर के शुरुआत से, एक नए सुपर वेपन का जन्म हो गया है। ईरान के पास अब एक सुपर वेपन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस सुपर वेपन को बॉम्बार्ड किया गया अमेरिकी फोर्सेस द्वारा, इजरायली द्वारा। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगा दिए, जेराल्ड फोर्ड एंड एब्राहम लिंकन, आई थिंक सारा दम लगा दिया, परंतु ये सुपर वेपन को तोड़ नहीं पाए। अब ये बैटल टेस्टेड है। ईरान इसको अब कभी छोड़ेगा नहीं। न्यूक्लियर बॉम्ब तो ईरान अभी बनाने की क्षमता ना ही रखता है और कहता भी है कि नहीं बनाएगा, उसको तो आप अलग रखिए। दूसरा बड़ा वेपन ईरान के पास जो है उसके मिसाइल्स हैं, शॉर्ट डिस्टेंस या थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस। पर ये जो सुपर वेपन एक तरह से कहीं तो संजीवनी पैदा हो गई है, इस जंग से पहले नहीं थी। पहले ये अंदाजा होता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शायद ईरान बंद कर देगा, पर यह था कि हाँ अमेरिकी फोर्स के सामने कहाँ ब्लॉकेड कर पाएगा, वो तो हटा दिया जाएगा। बट इतनी बमबारी के बावजूद उसको कुछ नहीं कर पाए। तो ये अब ईरान के पास सुपर वेपन है। इसके चलते ईरान में मेरे ख्याल से और ज़्यादा हिम्मत आई है कि अमेरिका के सामने झुकना नहीं है। इरानियन रजीम को है कि मैं सरवाइव कर जाऊं, वही उसके लिए काफ़ी है फिलहाल के लिए, और वो सरवाइव कर रहा है। डेफिनेटली उसकी लेयर्स मारी गई हैं, लीडरशिप मारे गए हैं, बहुत भयानक रूप से डैमेज हुए हैं। बट ईरान इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट से अपनी सॉवरेनिटी कमांड करता है और डिमांड कर रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत भी होने की लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं।
एक बार फिर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बातचीत की टेबल पर आने की बात कही जा रही है। जहाँ तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किसी संभावित इस्लामाबाद दौरे का है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये तभी हो सकता है कि जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में कोई एक ऐसी डील हो जाए कि जिसमें कि सारे विषयों के ऊपर दोनों ही पार्टीज़ अपने अपने जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उससे हट करके और एक विन विन फार्मूले पे आ जाएं। लेकिन उस तरीके की सहमति बनना अभी एक जटिल प्रक्रिया दिखाई देती है, क्योंकि ईरान की इस्लामिक रिजीम भी झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका का भी रुख और इजराइल का भी जो रुख है वो पूरी तरीके से एक सख्त बना हुआ है। तो ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद जा सकते हैं, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक उनका ये जो बयान है वो बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संदर्भ में जो एक सकारात्मक वातावरण को निर्माण करने का जो प्रयास है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, उसके तहत उन्होंने दिया है। लेकिन ये जो डील है ये होना आसान अभी नहीं दिखाई देता है। यदि ये डील हो जाती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये युद्ध रुकना चाहिए और इस युद्ध की वजह से न सिर्फ ईरान, इजराइल, वेस्ट एशिया के राष्ट्रों की जनता प्रभावित हुई है, पूरा विश्व इससे ऊर्जा के संकट से जूझ रहा है। तो ऐसे में शांति के प्रयास होने चाहिए, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है उसमें डील तुरंत होना या कोई बड़ी सफलता मिलना अभी मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन मैं अंत में इसमें यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बातचीत चल रही है उसमें बुद्धिमत्ता के साथ यदि वारिंग पार्टीज काम लें, जिसको कहते हैं विजडम, अगर प्रिवेल करता रहे, जो कि सीज फायर के समय से करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और यदि कोई डील हो जाती है जिसमें कि एक विन विन फार्मूले के तहत दोनों पार्टी सहमत हो जाती हैं, तो ये पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। और ये जाहिर है कि ईरान और अमेरिका और इसराइल के लिए तो विशेष रूप से ये बहुत ही अच्छे संदेश लेकर के आएगा। कोई डील पक्की हो जाती है तो क्रेडिट अगर पाकिस्तान ले जाता है तो भारत की छवि को कोई धक्का लगेगा? देखिए, पाकिस्तान की जो भूमिका इसमें रही है वो एक मैसेंजर की भूमिका रही है, और यदि कोई डील हो भी जाती है तो ये जो डील होगी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच की ही डील होगी, और पाकिस्तान की भूमिका एक वेन्यू प्रोवाइडर के तौर पर और एक मैसेंजर के तौर पर ही देखी जाएगी। और इस तरीके की भूमिका पहले ओमान अदा कर रहा था, और ओमान भी इसी तरीके की वार्ता के लिए अपने वेन्यू उसने प्रोवाइड कराए थे। मस्कट में वार्ता हुई थी, और फिर ईरान की माध्यम से इनडायरेक्ट जो टॉक्स हैं वो यूरोप में भी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान की भूमिका भी उसी तरीके की है। लेकिन यदि कोई डील हो जाती है तो उसमें मैं पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा बड़ा गेन नहीं देखता कि जिससे कि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय छवि के ऊपर बहुत ही एक बड़ा कोई परिवर्तन आ जाए। पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को शरण देने वाला राष्ट्र है। वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें से आधे से ज़्यादा अभी भी पाकिस्तान में है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी पाकिस्तान में ही पाया गया था, ये पूरा विश्व जानता है। आज भी पाकिस्तान में अगर बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते हैं तो उसका कारण ये है कि पाकिस्तान बहुत असुरक्षित है, अस्थिर है, राजनीतिक रूप से भी अस्थिर है। सबसे अधिक पॉपुलर लीडर जो पाकिस्तान का जेल में बंद है, और पाकिस्तान का जो राजनीतिक तंत्र है वो भी पाकिस्तान की सेना ही उसको कंट्रोल करती है। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास जो उसकी जो कैपेबिलिटीज़, रिसोर्सेज और उसकी जो दिखावे की जो जमहूरियत, उसका जो लोकतंत्र है, उसकी इमेज को हमेशा से कमज़ोर करके रखता है। तो ऐसे में पाकिस्तान इस US ईरान की वार्ता का जो आउटकम है उसको डिटरमिन नहीं कर सकता। वो अधिक से अधिक अपना वेन्यू ही प्रोवाइड करा सकता है, या वो मैसेंजर की भूमिका ही अदा कर सकता है। उससे ज़्यादा पाकिस्तान को यदि कोई डील हो भी जाती है तो उसका कोई बड़ा लाभ मैं होते हुए नहीं देखता। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि पाकिस्तान ने जो मैसेंजर की भूमिका है वो अवश्य प्ले की है, और उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाना चाहिए। चाहिए ट्रंप अगर इस्लामाबाद जाते हैं तो क्या करने जाएंगे? डील करने जाएंगे या डील फाइनल होने के बाद जाएंगे, या क्या नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि इस्लामाबाद की यात्रा करते हैं तो वो उसी स्थिति में करेंगे कि जब एक डील फाइनल हो जाए।